लमल महरूम जुल्फ़िकार यूसुफ के छोटे बागीचे वाले घर में इस रात किसी त्यौहार की तरह रौनक बिखरी थी। गोल मेज़ के गिर्द सादी, उसकी वालदा और बहन भाई के अलावा वादे के मुताबिक फुफ्फो और दादा भी थे और वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बड़े अब्बा नुसरत को ख़ानदान के किसी फ़र्द का किस्सा सुनाते हुए इस बात को अपने माजी की किसी याद से जोड़ते पीछे चले गए थे और अब कोई लंबी सी मिसाल दे रहे थे। बड़े अब्बा असल में इम्तहानी पर्चों में दी गई इस हिदायत पे अमल करते हैं जो कहते हैं कि मुदर्जा बाला तस्वीर को मिसालों से वाज़िया करें। वो साथ साथ उनकी हर बात पे तबसरा भी कर रहा था। बड़े अब्बा ने तो कोई तवज्जो न दी। जुमर अलबत्ता मुस्कुराहट दबाए खाना खा रही थी। हुनैन कदरे लाताल्लुक़ बैठी सिर्फ जुमर से खा रही थी। जब पता चला कि भाई ने गुर्दा दिया है तो आ गई। अब भाई अच्छा हो गया। और सैम अपने भाई के खाने और बोलने के अंदाज की भरपूर नकाली की कोशिश में पुरजोश सा लग रहा था। फुफ्फो, मैं इस दफ़ा सेकंड आया था एग्ज़ाम्स में। मेहमान के सामने तो वो आवाज़ को इतना मासूम और शर्मीला बना लिया करता था कि हुनैन ने ताज्जुब से घूरा, मगर वो कही जा रहा था। और जो लड़का थर्ड आया वो मुझसे आगे बैठा था और पर्ची बनाकर मुझसे पहले वाले को नकल करवा रहा था और मैंने उसे सैम यूसुफ, हुनैन ने इज़्तिराब से पहलू बदलते टोका, अगर आप हमें अपनी बातों से कुछ देर मुस्तफ़ीज़ ना करें तो कितना अच्छा हो। राज पुराने होने के साथ वज़नी होते जाते हैं। सैम ने उदासी से मुंह लटका लिया, फिर जुमर को देखा। वो खाना ख़त्म कर चुकी थी और बाकायदा अंदाज में पीछे होकर बैठी मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। सैम की आंखों में उम्मीद झलकी थी। फुफ्फो, मैं बोलता रहूं? हाँ, तुम बोलते रहो। जुमर ने मुस्कुरा कर सर को खम दिया। वो ज़्यादा पुरजोश होकर वही किस्सा दोहराने लगा। हुनैन सर झटक कर पानी पीने लगी। उसका अंदाज खिंचा खिंचा सा था। ये जुमर ने पहले भी महसूस किया था और अब तो सब ने ही किया, मगर सादी ने नज़रअंदाज कर दिया और जुमर ने तो वैसे भी मुतहम्मल मिजाज और मिजोर थी। उसने यूँ ज़ाहिर किया जैसे महसूस ही ना किया हो और सैम के माथे के बल नरमी से संवारती उसे देखने लगी। सैम को अब पिछली बात भूल गई थी। उसे नई फिक्र ने आन घेरा था। फुफ्फो, भाई जब छोटा था तो कैसा था? सादी फ्रिज के दरवाजे को खोलकर खड़ा पानी की बोतल निकाल रहा था। इस सवाल पे फ़ौरन पलटा। सादी जैसा कोई नहीं है फुफ्फो के लिए। उसने वाजिया सैम को चढ़ाया। हाँ, मगर सैम की अपनी जगह है। जुमर ने सैम का हाथ थाम कर कहा, भाई जैसा कोई क्यों नहीं? इसलिए सैम के जब तुम सादी जितने थे तो मैं हुनैन जितनी थी और हम बेहतरीन दोस्त थे और हमारा स्कूल भी एक ही था और स्कूल जाने से पहले अपने अपने घर से हम एक ही कार्टून देखकर निकलते थे। हमारे ज़माने में सुबह 7 बजे पीटीवी पे कार्टून लगा करते थे। साथ ही बोतल हाथ में लिए वापस कुर्सी पे आ बैठा। हुनैन खामोशी से नुसरत के साथ बर्तन उठवाने लगी। खाना खाया जा चुका था और वो मज़ीद जुमर के करीब बैठना नहीं चाहती थी और हमें गेम्स भी एक ही तरह की पसंद थी। जुमर सादी याद करके मुस्कुराते हुए बताने लगा, हम बर्फ़ पानी, ऊंच नीच, पकड़न पकड़ाई, टीलो एक्सप्रेस खेला करते थे और हाँ, किंग और डार्क रूम और कोना कोना भी। और वो वीडियो गेम याद है, बतख वाली सादी? डक हंट, पिस्तौल से टीवी स्क्रीन पे फायर किया करते थे और उड़ती हुई बतखें गिर जाती। हुनैन ने एकदम सर उठाया, मेज़ साफ़ करते हुए हाथ रुके। वो पिस्तौल अभी भी पड़े हैं हमारे पास। बेइख्तियार वो कह उठी। उस पर जुमर ने मुस्कुरा कर उसे देखा तो वो एकदम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने लगी और उसमें सुपर मारियो भी थी और टेक्निक्स वाली एक गेम भी। और फुफ्फो याद है, हम घंटों बैठकर मोनोपोली खेला करते थे, मगर मैं मोनोपोली में हमेशा दिवालिया हो जाता था क्योंकि फुफ्फो इतनी अच्छी प्लानर थी कि सारा बेहतरीन ज़मीन खरीद लेती और मैं ठहरा जज्बाती और नाकाम प्लानर। मेरी कोट जेल में ही फंसी रहती थी। और सादी, वो एक कार्ड गेम भी तो हम खेलते थे, रंग बिरंगे कार्ड जिन पे नंबर लिखे होते थे। जुमर ने याद करने की कोशिश की। हुनैन जो वापस आ बैठी थी फिर से खुद पे काबू ना रख सकी, बिना सोचे समझे बोली, वो ऊनो थी,
हमारे पास अभी भी पड़े हैं। अच्छा, वाकई तुम्हें वो बहुत पसंद थी हुनैन, मुझे याद है। और तुम्हें यसु पंजू अक्कड़ बक्कड़ टाइप गेम्स भी पसंद थी। सुमर अब रुख बिल्कुल हुनैन की तरफ मोड़ कर बोली तो हुनैन के लबों पे एक भोली बिस्री मुस्कुराहट आ ठहरी। और आपको ऐनक वाला जिन बहुत पसंद था। खैर, मुझे तो नस्तूर बहुत पसंद था, और नस्तूर के बारे में अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए बिल्कुल कल नहीं हूँ। हुनैन की मुस्कुराहट और भी बढ़ी। और आपको धुआं ड्रामा भी बहुत पसंद था। हमारे पास कैसेट्स हैं उसकी, और आप हर दफ़ा दाऊद के मरने के सीन पे उठ के चली जाया करती थी। ओह हुनैन, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि ड्रामा निगार इस किरदार को क्यों मार देता है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं। हुनैन ने नफ़ी में सर हिलाया। उन्हें जिस किरदार को मारना होता है वो आपको पसंद करने पे मजबूर कर देते हैं। फुप्पो, मुझे ऊनो खेलनी आती है, क्या हम खेलें? सैम से ज़्यादा देर नज़रअंदाज होना बर्दाश्त नहीं हुआ। हुनैन चौंकी, फिर उसकी मुस्कुराहट धीमी हुई, ज़रा पीछे होकर बैठी। वो किसी खुशी में इतना बोले जा रही थी, भला खुद को डांटा। हाँ, ऊनो खेलते हैं। सादी ने उसको बगौर देखते हुए दरमियान का रास्ता निकाला। जाओ हना, ऊनो ले आओ, मगर कार्ड्स मैं शफल करूँगा। याद है पप्पो, हना अपने घुटने के नीचे ड्रा 4 के चारों कार्ड्स पहले ही छुपा लेती थी, इसलिए मैं कभी भी नहीं जीतता था। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं ये सारे गेम हमेशा हार जाता था। इसलिए हना, तुम अपनी चीटिंग करने की सलाहियतों से बाज रहना। मस्नूई नाराज़गी से उसने हुनैन को देखते हुए कहा, मगर हुनैन जुल्फ़िकार यूसुफ खान बिल्कुल साकित रह गई। सादी को भी यकीनी से देखती उसकी निगाहें पथरा गईं, रंगत सफ़ेद पड़ी जैसे वो कोई बर्फ़ का मुजस्मा हो। मैं चीटिंग नहीं करती भाई, उसने उतनी बेयकीनी से उसे देखते हुए कहा कि सादी की मुस्कुराहट गायब हुई। हुनैन एकदम खड़ी हुई। जुमर ने फिर सर उठाकर उसे देखा। मैं कार्ड्स लाती हूँ। वो मुड़ गई। सादी फ़ौरन उसके पीछे लपका। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। वो सादी के कमरे में स्टडी टेबल के सामने खड़ी थी। जब वो उसके सामने आया, हुनैन सर हिलाकर झुककर दराज खोलने लगी। मुझे पता है तुम कभी चीटिंग नहीं कर सकती, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आई नो। उसने कार्ड निकाले और दरवाज़ा बंद करके सीधी हुई। वो इसी तरह फिक्रमंदी से अपनी बहन को देख रहा था जिसकी रंगत सफ़ेद थी। हुनैन, हमारा मसीहा सिर्फ एक शख्स होता है, वो शख्स हम खुद होते हैं। मुझे पता है भाई। उसने सर हिलाकर फीका सा मुस्कुराने की कोशिश की, फिर मुड़ी तो एकदम जंजीर हो गए। साथी का लैपटॉप खुला पड़ा था। जुमर के आने से कबल वो जो काम कर रहा था वो यूं ही रखा था। स्क्रीन पे नंबर चल रहे थे, ऊपर नीचे। हुनैन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ी। उसने चेहरा ज़रा आगे किया। एक हाथ ने धप से लैपटॉप स्क्रीन को कीबोर्ड पे गिरा दिया। उसने चौंक कर भाई को देखा। कोई देर नहीं। ऊनो को देर नहीं कराते, गुनाह मिलता है। और यूं ही सादी को देखती रही। उसकी आंखों में उलझन, शक, सब कुछ था। भाई, आप क्या कर रहे हैं? मगर जुमर इधर आ रही थी। सादी, हाशिम कहते उसने फ़ोन पकड़ाया। सादी ने गड़बड़ाकर फ़ोन थामा। चेहरे से वो खुशगवार तासुरात गायब हुए और उनकी जगह संजीदगी ने ले ली। जी, ओके। उसने फ़ोन बंद किया तो हुनैन तेज़ी से बोली, क्या कह रहे थे? मतलब उस दिन के लिए माजरत कर रहे थे? सादी लम्हे भर को रुका। हाशिम ने कहा था कि उसकी सेक्रेटरी सुबह कॉल करके उसे मुलाकात का वक्त दे देगी, मगर चूंकि उसका फ़िलहाल हाशिम से मिलने का कोई इरादा ना था, इसलिए उसने हाँ कहकर बात ख़त्म कर दी। आप गेम शुरू करें, मैं आती हूँ। वो वहाँ से निकल आई। अपने पीछे उसे सादी और जुमर बातें करते राहदारी में आगे जाते महसूस हुए, मगर वो अपने और सैम के मुश्तरका कमरे में आई जहाँ आज उसे और पप्पो को रहना था। दरवाज़ा बंद किया, अलमारी खोली। कपड़ों का माउंट एवरेस्ट आज नहीं गिरा क्योंकि सुबह अम्मी ने अलमारी जमाई थी। वो जूतों के खाने पे झुकी, चंद डब्बे बाहर निकाले, फिर हाथ डालकर कोने में रखा एक नन्हा मखमली डिब्बा निकाला। सुनहरी मखमल का वो डिब्बा खोलने से पहले उसने बहुत देर सोचा, इतनी देर के हाथ छल हो गए, और फिर उसने खोल ही दिया। अंदर सुनहरी मखमल पे एक सुनहरी चैन वाला लॉकेट रखा था, मगर किसी सोने चांदी की जगह इस जंजीर में स्याह हीरे की शक्ल का स्टोन परोया हुआ था, जिसके ऊपर सुनहरी हरूफ में ऑन्स एवर आफ्टर कुनिंदा था।
یہ ساتھی کے کی چین کا جڑواں تھا۔ اس نے زنجیر کو ہولے سے چھوا مگر پھر ہاتھ ہٹا لیا، جیسے کرنٹ کی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ سر جھٹک کر ڈبہ بند کیا، اسے پھینکنے والے انداز میں نچلے خانے میں ڈالا، جوتوں کے ڈبے اندر رکھے اور زور سے الماری بند کی۔ گہری سانس لے کر وہ اٹھی تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھائی کو ہاشم والی بات بتا دے گی۔ آخر ہاشم بھائی ہی تو ہے نا، کوئی غیر تو نہیں، بھائی سمجھ جائے، اس لیے وہ بتا دے گی، مگر کب یہ حنین نے ابھی طے نہیں کیا تھا۔ جواہرات کا اندازہ ہمیشہ کی طرح درست تھا۔ نوشیروان دوستوں کی طرف نہیں گیا تھا، وہ اس پر رونق مارکیٹ میں آ گیا تھا جہاں رات میں بھی دن کا سما تھا۔ جو نیٹو کنٹینرز آج کل لوٹے جا رہے تھے، ان کا سامان یہاں کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا تھا۔ پٹھان اور مقامی دکاندار اس بات سے قطعاً بے نیاز کہ وہ جو بیچ رہے ہیں وہ بے حد قیمتی برانڈڈ اشیاء ہیں، بہت نظرے سے بھاؤ تاؤ میں مصروف تھے۔ نوشیروان نے کار کہیں دور کھڑی کی تھی اور اب وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فٹ پاتھ پہ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی متلاشی نگاہیں آس پاس چہروں کو کھوج رہی تھیں۔ اسی تلاش میں وہ آگے چلتا گیا۔ کافی دیر بعد وہ ڈرائی فروٹ کی ایک سامنے سے کھلی دکان کے آگے رکا۔ چند ثانیے پتلیاں سکیڑ کر دکاندار کو دیکھتا رہا جو صافی سے اشیاء جاڑ رہا تھا، اور پھر آگے آیا۔ جی صاحب، تازہ ڈرائی فروٹ ہے۔ دکاندار اس کو دیکھ کر کپڑا رکھتا جلدی جلدی اشیاء کی خصوصیات گنوانے لگا۔ نوشیروان نے پہلے دو فقرے تو بڑی بیزاری سے سن لیے، پھر بات کاٹ کر بولا، 40 گرام چاہیے۔ بس؟ مگر کون سا؟ تمہیں پتہ ہے مجھے کیا چیز 40 گرام چاہیے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر درستی سے بولا تو دکاندار کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر رنگت متغیر ہوتی گئی۔ صاحب، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم ایسے کام نہیں کرتا۔ میں پولیس والا نہیں ہوں، مال دو تو میں جاؤں، وہ بگڑے تاثرات سے بولا۔ صاحب، میں نے بتایا نا، میں دیکھ بھائی، میری ایک جیب میں پستول ہے اور دوسری میں بٹوا، میں تجھے کون سی جیب دکھاؤں جو تم میری بات سنے گا؟ کہتے ساتھ اس نے شرٹ کا کنارہ ترچھا کیا اور پہلی جیب میں اڑا سا پستول ذرا سا جھلکا۔ دکاندار نے ہاتھ اٹھا کر سر اسبات میں ہلایا۔ گلابی والے قائد اعظم چلیں گے، اندر آؤ اور بتاؤ کون سا چاہیے؟ نوشیروان استہزائیہ مسکرایا اور اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ جس وقت وہ واپس آیا، ہاشم لاؤنج میں نیم تراش تھا، یوں کہ پاؤں میز پہ رکھے تھے اور سونیا اس کے سینے پہ سر رکھے ترچھی لیٹی آئی پیڈ پکڑے گیم کھیل رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے سونیا کے نرم سیاہ بال سہلاتا، دوسرے ہاتھ میں پکڑے مگ سے گھونٹ بھرتا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بابا، میری گیم دیکھیں نا، وہ خفا خفا سے بولے۔ ہاشم نے ایک نظر اسکرین پہ ڈالی۔ اتنی دیر سے تو ان لمبی ناکوں والے پرندوں کو دیکھ رہا ہوں، اب تو مجھے ان کی شکلیں بھی یاد ہو گئی ہیں۔ مسکراہٹ دبا کر کہتا پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ آپ کو میرا کوئی گیم سمجھ نہیں آتا، وہ مسلسل اسکرین پہ انگلیاں چلاتی کہہ رہی تھی۔ میں اس طرح کے گیم نہیں کھیلا کرتا سونی، اور جو میں کھیلتا ہوں وہ ہمیشہ جیتتا ہوں۔ شیرو میرے ساتھ سب گیم کھیلتا ہے۔ ہاں، شیرو اور تمہاری عمر میں زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ ہاشم نے ٹی وی کو دیکھتے جھک کر اس کے بال چومے۔ کیا سونی کو پتہ ہے وہ ماما کے ساتھ چھٹیوں پہ نہیں جا رہی؟ وہ گیم میں مصروف تھی۔ گڈ، میرے دو ایک کام ختم ہو جائیں، پھر بابا اور سونی چھٹیوں پہ جائیں گے، اور شیرو بھی جائے گا، اور ماما بھی، اور ممی بھی۔ ماما کے علاوہ سب جائیں گے۔ ماما کے ساتھ سونی سردیوں میں چلی جائے گی۔ اوکے، اس نے سر ہلا دیا۔ گیم مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی ہاشم کی نگاہ اندر آتے شیرو پر پڑی، جو نگاہ ملائے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاشم نے اسے پکارا، ہو سکتا ہے کل سادی آئے، میں چاہوں گا کہ تم میرے ساتھ ہو تب۔